Hi, good morning guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara for new video. आज हम नया टॉपिक वॉइस एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस करना सीखेंगे। ध्यान से पढ़ें, अच्छी तरह से पढ़ें। मैं आपको बहुत ही बेसिक कंसेप्ट इसमें एक्सप्लेन करूंगा जो आपको आपके लिए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस से रॉकेट साइंस बना हुआ है, उससे मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा जो कि आपको हमेशा के लिए हेल्प करेगा। आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि पहले सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाया क्यों जाता है, ऐसी क्या जरूरत पड़ती है कि हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस बनाना पड़ता है। ध्यान दें, सपोज कीजिए कि यदि अगर जरूरत नहीं होती तो हम ऐसा भी कह सकते हैं यदि एक टॉपिक कम होता, यदि ये नहीं होता, अगर इसका कोई महत्व ही नहीं होता तो शायद ग्रामर में एक टॉपिक कम होता। अगर ये है इसका मतलब इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है, तभी इसको हम पढ़ते हैं। लगभग हर तरह की 100% की जितनी भी एग्जामें होती है उन सब में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, टेंस, मॉडल वर्ब ये टॉपिक हमेशा आते हैं। तो ये हमारी लैंग्वेज के रूट्स हैं, तो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन, हमारे एक्सप्रेशन के आधार हैं। ये हमें ये सिखाता है वॉइस कि हमें अपने विचारों को कैसे एक्सप्रेस करना चाहिए अलग अलग तरीके से। एक बात इसको समझिए आप कि अलग अलग तरीके से हम अपनी बात को कैसे कह सकते हैं, है ना। तो इन सब के बारे में स्टडी हम आज इसी वीडियो में करेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, उनसे फॉलो भी करवाएं। आगे बढ़ते हैं। यस, देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ये सब चीजें आप जानते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे व्हाट इज एक्टिव वॉइस। ध्यान से दें, एक्टिव वॉइस मीन्स द एक्टिवनेस, एक्टिव वॉइस मीन्स एक्टिवनेस ऑफ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। यदि सब्जेक्ट में, यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्टिव है, मतलब यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट अपनी जगह आया है, सब्जेक्ट की जगह ही आया है, वो सब्जेक्ट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या कहलाता है, एक्टिव वॉइस कहलाता है। जैसे पवन राइट्स ए लेटर। अब लेटर को लिखने वाला कौन है, पवन है, क्योंकि सब कुछ पवन है, तो पवन को सब्जेक्ट के रूप में काम में लिया गया है। तो ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। कोई भी बात, एक सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि काम को करने वाले को लिखना सबसे पहले, लेकिन हम सेंटेंस है काम के करने वालों को बाद में भी लिख सकते हैं, और हम चाहें तो काम को करने वाले को इग्नोर भी कर सकते हैं। जैसे मैं कह दूं टी इज टेकन इन द मॉर्निंग, मैं कह दूं टी इज टेकन इन द मॉर्निंग, चाय सुबह पी जाती है। तो अब हालांकि सेंटेंस तो ये होना चाहिए पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग, लोग सुबह चाय पीते हैं, लेकिन मैंने दूसरी भाषा में बोला पैसिव वॉइस में, तो मैंने पीपल को नाम ही नहीं लिया क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। ये हमारे जनरल अंडरस्टैंडिंग में है कि चाय लोग पीते हैं, चाय ह्यूमन बीइंग पीता है। तो मेरे कहने का मतलब है यदि सब्जेक्ट को अपना प्रॉपर इंपॉर्टेंस दिया जाए, वो सब्जेक्ट की जगह ही रखा जाए, तो वो क्या बन जाता है, एक्टिव वॉइस होता है। और जो भी कुछ भी हमने टेंस में सीखा, जो फॉर्मेट, टेंस के जो भी फॉर्मेट हमने सीखे थे वो सब एक्टिव वॉइस के थे। किसके थे, एक्टिव वॉइस के ही फॉर्मेट थे। अब हम उस फॉर्मेट में कुछ चेंजमेंट करेंगे, है ना। तो एक्टिव वॉइस का मतलब समझ में आया होगा कि सब्जेक्ट एक्टिव होना चाहिए, सब्जेक्ट प्रमुख होना चाहिए, सब्जेक्ट ही सब कुछ होना चाहिए, वो सेंटेंस को डोमिनेट करे, तभी वो एक्टिव वॉइस कहलाएगा। अगर हम बात करते हैं पैसिव वॉइस की, व्हेन सब्जेक्ट इज नॉट एक्टिव इन ए सेंटेंस दैट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस, है ना। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है और सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, वो ओरिजिनल जो सब्जेक्ट होता है वो इनएक्टिव रहता है, एक्टिव रहता है, तो फिर उसे क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे ए लेटर इज रिटन बाय पवन। अब यही यही क्वेश्चन, इसी सेंटेंस को मैंने इसी फॉर्म में लिख दिया, ये तो बन गया पैसिव वॉइस, ये बन गया एक्टिव वॉइस। ध्यान दें, अब क्या लिखा, ए लेटर, सब लिखने वाला कौन था, पवन। हमेशा काम को करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं जो सबसे पहले आता है, सबसे पहले आता है। लेकिन पैसिव वॉइस बनाएंगे तब ऑब्जेक्ट पहले आएगा, एक्टिव वॉइस बाद में, सब्जेक्ट बाद में आएगा। इसकी ये वॉइस में ये इतना समस्या आती है। तो ए लेटर इज रिटन बाय पवन, अब पवन का महत्व कम हो गया है, लेटर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। क्या हो गया है, लेटर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। जब कोई चीज नॉन लिविंग भी है, जब कोई ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि लैंग्वेज में थोड़ा इंप्रेसिव हो, जब हम बात जो कहना चाहते हैं वो सीधी पकड़ में आ जाए। जैसे मैं कह दूं थीप इज अरेस्टेड, मैं कह दूं थीप इज अरेस्टेड, तो ध्यान से देखें, थीप इज अरेस्टेड का मतलब है कि चोर गिरफ्तार होता है। अब कौन करता है, पुलिस, क्योंकि पुलिस तो करती है, ये बेसिक काम है, तो मैंने यहाँ पुलिस का नाम ही नहीं लिया, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है, थीप है।
क्या है, थीप है या उसकी अरेस्टिंग है। तो ऐसे कोई भी कार्य होते हैं तो उनके लिए हमेशा क्या आते हैं, पैसिव वॉइस का यूज किया जाता है। आगे देखते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे इसी पार्ट में आज कि यूजेस ऑफ पैसिव वॉइस का मतलब है कि पैसिव वॉइस बनाना क्यों पड़ता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, यदि पैसिव वॉइस नहीं होता तो ग्रामर में एक टॉपिक कम होता, लेकिन पैसिव वॉइस क्यों जरूरत पड़ी, ये हम सबसे पहले इस बात को समझेंगे, तभी हमें टॉपिक प्रॉपरली समझ में आएगा। जैसे पैसिव वॉइस इज टू शो परफेक्शन इन द एक्शन, इसका मतलब है कि पैसिव वॉइस का यूज है ना, काम में परफेक्शन शो करने के लिए किया जाता है। इसकी पहचान क्या होती है, पैसिव वॉइस के जितने भी सेंटेंस आएंगे, कोई भी सेंटेंस है आपसे पैसिव वॉइस को कन्वर्ट कर दो, उसमें मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। इस बात को गांठ बना करके रखें। पैसिव वॉइस है, इट मींस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। चाहे कोई सेंटेंस हो, कोई टेंस का हो, किसी भी तरह का सेंटेंस क्यों ना हो, हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी ही पड़ेगी। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी ही पड़ेगी, तब जाकर के वो क्या बनेगा, वॉइस बनेगा। पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ही, चाहे कोई भी सेंटेंस हो, कोई इसमें और एक्सेप्शन और अपवाद लागू नहीं होता कि इस तरह के सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, नहीं। जितने भी सेंटेंस, पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। नीचे एक सेंटेंस दिया है, ए गिफ्ट इज सेंट, देखो ये सेंट लिखा है मैंने, थर्ड फॉर्म है ये। अभी तक हमने सीखा था इज एम आर के बाद में या तो आईएनजी आती है ना, और या फिर नाउन आता है। अब हमने सीखा कि इज एम आर के बाद में थर्ड फॉर्म भी आ रही है। जब इज एम आर के बाद में थर्ड फॉर्म आए तो ये बेसिकली सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। किसका होता है, ध्यान से सुने, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ये ता है कर देगा, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की वॉइस की फॉर्म है। इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो हम इसको ये नहीं बोल सकते कंटिन्यूअस टेंस है, नहीं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वर्ब कौन सी है, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म है ना। टू मी बाई रोहित ऑन माई बर्थडे, है ना, कि मेरे बर्थडे पर रोहित के द्वारा गिफ्ट भेजा गया। अब यहाँ इंपोर्टेंट गिफ्ट है, भेजने वाला कौन है, रोहित है। मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, रोहित सेंड्स गिफ्ट्स टू मी ऑन माई बर्थडे, तो भी सही है। बात वही है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप एक्टिव वॉइस में लिखें, पैसिव वॉइस, आपकी चॉइस है कि आप अपनी लैंग्वेज को कितना इंप्रेसिव बनाना चाहते हैं, बस इतना सा, और कोई इसमें बेसिक कंसेप्ट नहीं है। सो आई थिंक ये समझ में आया होगा। परफेक्शन का मतलब है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट होना चाहिए, काम पूरा होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि उसकी हैबिट है। आगे और देखते हैं। वैन थोड़ा मैं इरेज करता हूँ इसे, आगे देखिए। व्हेन सब्जेक्ट इज अननोन, एक बात ये भी देखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि कोई काम करके चला जाता, हमें पता नहीं चलता, काम करके चला जाता हमें पता नहीं चलता। और जो पता नहीं चलता तो क्या हम उस काम को अपने शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। बेसिक तो ये होना चाहिए कि काम करने वाले को सबसे पहले लिखना है। जब हमें यही पता नहीं है काम किया किसने, पहले किसको लिखे। वॉइस पैसिव वॉइस का कंसेप्ट इसीलिए तो आया था कि हम अपनी बात को नहीं कह पा रहे थे। कि जब हमें कंसेप्ट क्या है कि सब्जेक्ट का मतलब काम को करने वाले सबसे पहले, जब हमें काम के करने वाले के बारे में पता नहीं, मान लीजिए अब घर की विंडो टूट गई, आप आए तब, तो अब किसने थोड़ी हमें पता नहीं, लेकिन विंडो तो टूटी हुई है ना। तो हम इस बात को अगर सीधे से रूल में चले कि सब्जेक्ट सबसे पहले लिखते हैं उसके बाद में लिखते हैं वर्ब वगैरह ऑब्जेक्ट, तो हम अपनी बात ही नहीं कह पाएंगे। तो जब भी सब्जेक्ट अननोन होता है, काम करने वाले का हमें पता नहीं है लेकिन काम हो गया है, तब हमें पैसिव वॉइस का यूज किया जाता है। जैसे ए ग्लास इज ब्रोकन, अब हमें ये पता नहीं ग्लास किसने तोड़ी। अब हालांकि मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, समवन ब्रेक्स द ग्लास, मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, समवन ब्रेक है ग्लास, ऐसे भी कह सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ये बात इतनी अच्छी नहीं होगी जितनी ये है। लैंग्वेज में थोड़ा सा इंप्रेसिव, लैंग्वेज में थोड़ा सा प्रभाव डालने के लिए हमें ये करना पड़ता है। तो सेकंड कंसेप्ट क्या है, जब काम के करने वाले के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है, तब हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस का यूज करेंगे। और पैसिव वॉइस बना ही सिर्फ इसीलिए है, सबसे बड़ा रूल यही है। पैसिव वॉइस की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस यही है कि पैसिव वॉइस तब लिखते हैं जब सब्जेक्ट के बारे में जानकारी नहीं होती है। बहुत सारे क्वेश्चन में आपको सेंटेंस मिल जाएंगे, है ना, टी इज टेकन इन द मॉर्निंग, या 50 सोल्जर्स वर किल्ड, अब ये पता नहीं किसने मार दिए, है ना। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको इसे सोल्व किया जाता है। आगे और देखते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन सब्जेक्ट, ये ध्यान दीजिए, कई बार सब्जेक्ट होता है हमारे पास में, ऑब्जेक्ट भी होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो होता है ना वो सब्जेक्ट से काफी इंपॉर्टेंट होता है। ऑब्जेक्ट जो होता है सब्जेक्ट से काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह की बातों के अंदर में क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं,
है ना, सब्जेक्ट को इग्नोर कर देते हैं। जैसे मैंने बताया था टी इज टेकन इन द मॉर्निंग, चाय सुबह पी जाती है। अब क्या है, पीपल इंपॉर्टेंट नहीं है, टी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीने वाली चीज चाय। कुछ चीजें ऐसी होती है जो जनरली हमें अंडरस्टैंड हो जाती है, तो इनको हमें लिखने की जरूरत नहीं होती। जैसे थीप इज अरेस्टेड बाय द पुलिस, तो बाय पुलिस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थीप को अरेस्ट करने का जो काम है वो पुलिस का है, तो हमें पुलिस को लिखना नहीं है। इसका मतलब थीप इंपॉर्टेंट है, पुलिस इंपॉर्टेंट नहीं है। टी और पीपल के अंदर टी इंपॉर्टेंट है, पीपल नहीं, क्योंकि चाय तो लोग ही पीते हैं, चाय तो लोग ही पीते हैं। तो इस तरह की जो भी बात होती है उसके अंदर ऑब्जेक्ट पहले आता है। जैसे 10 men वर डाइड इन रोड एक्सीडेंट, अब किसने मारा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 10 लोग मारे गए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह की कोई भी बात हम लिखते हैं, कहते हैं, तो वो क्या होगा, पैसिव वॉइस कहलाएगा। आगे और देखते हैं। इट इज यूज टू गिव इंप्रेशन टू लैंग्वेज, ये मैंने बताया था कि पैसिव वॉइस का यूज जो है लैंग्वेज में इंप्रेसिव देने के लिए, लैंग्वेज को प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसके रूल है ये 2 हैं, इन पे ज़्यादा ध्यान दें, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक कंसेप्ट है कि थर्ड फॉर्म आने ही चाहिए, है ना। आगे और देखते हैं। ओनली ट्रांजिटिव वर्ब कैन बी ट्रांसपोर्ट इनटू पैसिव वॉइस, ध्यान इस बात का रखना है, वही वर्ब की पैसिव वॉइस बनेगी जिसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। आई रन फास्ट का कभी पैसिव वॉइस नहीं बन सकता, क्योंकि है ही नहीं, इसमें क्या ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट ही नहीं है। जब वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम उसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का मतलब समझेंगे हिंदी में, सकर्मक और अकर्मक, वो वर्ब जिसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है तो वो ट्रांजिटिव कहलाती है, वो वर्ब जिसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आता है वो इंट्रांजिटिव कहलाती है। तो पैसिव वॉइस सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनेगा, इस बात को ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। अब हमें क्या करने हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करने। अब हम इसके रूल से शुरू करेंगे। पहला रूल है, पहला रूल क्या है, हमें एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में बनाते समय हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। ये मैंने लिखा है, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, एवी का मतलब एक्टिव वॉइस है, ध्यान दें मैंने शॉर्ट में लिखा है, इज टर्न्ड इनटू पैसिव वॉइस। क्या, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो फिर ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, एंड ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। अभी एग्जांपल के माध्यम से हम समझ लेंगे। जैसे ये है, आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं, तो ये क्या कर दिया, ये आई सब्जेक्ट है, राइट मेन वर्ब है, ए लेटर ऑब्जेक्ट है। तो मैंने क्या कहा है, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस टर्न टू ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट आई है, तो आई को हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनेगी, मैंने यहाँ लिखा है। अब आप ये कह सकते हैं आई तो था, यहाँ मीन किस लिख दिया, ये भी मैं कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा आपका। ये भी लिखा था एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव सब्जेक्ट बनेगा, हाँ ये बन गया। तो क्या था ऑब्जेक्ट, ए लेटर, तो ए लेटर इज। अब ये जब भी वर्ब आती है तो इसको ऐसे चेंज करते हैं। इसके जस्ट आगे वाले स्लाइड में मैं आपको यही सिखाऊंगा कि मेन वर्ब कैसे चेंज करने, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट के साथ मैं आपको समझाऊंगा। ए लेटर इज रिटन बाई पवन, ये छोटा सा कंसेप्ट है इसका, ठीक है ना। अब आपको इतना ही ध्यान रखना है, इस रिटन पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपको शायद ये आता नहीं होगा। ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, है ना। आगे ध्यान दीजिए। रमन बोट ए न्यू कार, तो रमन बोट ए न्यू कार, तो ए न्यू कार क्या ऑब्जेक्ट है, तो ए न्यू कार वॉज बोट बाय रमन, रमन क्या ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे हम, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। आगे देखते हैं। माई फादर कैन स्पीक इंग्लिश, तो इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाई माई फादर, तो माई फादर क्या है, सब्जेक्ट है, इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अभी ये मत सोचिए कि कैन के बी कैसे आ गई, ये आगे सब चीजें समझ में आ जाएगी, है ना। तो क्या हो जाएगा, कैन बी, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय माई फादर, तो इस तरह से ये बनेगा। अब ये कंसेप्ट मैं आपको और समझा देता हूँ। अब जो ये था आई का मी बनना, अगर आई आता है तो आपको मी बनाना, मैंने इसके दोनों तरफ एरो लगाया, इसको ध्यान से पढ़िए। आई आता है तो मी बनाना है, मी आता है तो आई बनाना है। देखो अगर यहाँ आई आएगा तो यहाँ मी बनेगा, अगर यहाँ मी होता तो यहाँ आई बनता। यदि एक्टिव वॉइस में आ जाता ना, जैसे एक जगह आया था ना, यहाँ पे मी का क्वेश्चन आगे और आ जाएगा ना। अगर वी आता है तो आपको अस बनाना है, अस आता है तो वी बनाना है, आपस में दोनों को कन्वर्ट करना है। यू का यू रहेगा क्योंकि दोनों की जगह जैसी होती है। ही आता है तो हिम बनाओगे, हिम आता है तो ही बनाओगे। सी आता है तो हर बनाओगे, हर बनाते हैं तो सी बनाओगे। दे आता है तो देम, देम आता है तो दे। आई थिंक ये सब चीजें आपको समझ में आई होगी, है ना। ऐसे ही हमें इनको करना है। ओके, तो अभी हमें ये सीखा है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है। आगे हम और पढ़ते हैं। अब हम एक नई चीज पढ़ रहे हैं। हमने
सब्जेक्ट का ट्रांसफॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लिया है। अब हम ये पढ़ेंगे कि जैसे इज रिटन लिखा गया था, कैन भी लिखा गया था, है ना, वोज बोट लिखा गया था, ये क्यों लिखा गया था, इसके क्या कंसेप्ट है उसको हम समझेंगे। टू ट्रांसफर एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस वी हैव टू मेक सम चेंजेस रिगार्डिंग टेंस। हमने टेंस के रिगार्ड में कुछ चेंज भी करने हो, जैसे हमने पिछले वाले पार्ट में किए थे, इज रिटन लिखा था, कैन भी लिखा था, ये क्यों किए थे, है ना। तो ये कंसेप्ट आपको मैंने पहले बता दिया है कि कोई भी टेंस है वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। अब आप देखें, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट के 4 पार्ट हैं, उन 4 पार्टों में से एक बात और बता देता हूँ कि टोटल 12 पार्ट होते हैं टेंस के। 12 पार्ट में से सिर्फ 8 पार्ट का ही वॉइस चेंज होगा, सिर्फ 8 पार्ट के ही वॉइस बनेंगे, बाकी पार्ट्स के वॉइस नहीं बनेंगे, 4 पार्ट के वॉइस नहीं बनेंगे। कौन कौन से पार्ट है जिसके वॉइस नहीं बनेंगे? प्रेजेंट में प्रेजेंट का लास्ट वाला पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट में पास्ट का लास्ट वाला पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर में फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर के लास्ट वाला फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इन चारों की वॉइस कभी चेंज नहीं होते हैं और नहीं आपके कभी क्वेश्चन आएंगे। अब हम पढ़ते हैं पहला, ये प्रेजेंट का 1 नंबर पार्ट है जिसको मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, आप सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। यदि फिफ्थ फॉर्म आ जाए या फर्स्ट फॉर्म आ जाए, अभी फिफ्थ फॉर्म क्या है फर्स्ट फॉर्म का ये मैं आपको बता दूंगा। तो आपको इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, ध्यान दें अभी तक टेंस में हमने पढ़ा था इज एम आर के बाद में आईएनजी आता है, यदि आईएनजी आता है तो कंटिन्यू टेंस है, यदि इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म आती है तो पैसिव वॉइस है, टेंस इसका प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ध्यान से सुने, इज एम आर आ जाता है तो ये पैसिव वॉइस है, पहली बात थर्ड फॉर्म आ जाती है तो पैसिव वॉइस है, एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो ये टेंस कौन सा है? टेंस इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं है। कॉन्टिन्यू का मतलब आईएनजी, आईएनजी इसमें आई नहीं तो परफेक्ट है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट है, ध्यान से सुने। इसका जो अर्थ जो आएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही आएगा, दूसरे का नहीं आएगा। अब आप रहा है रू है या नहीं कर सकते, ता है ही अर्थ आएगा। आगे हम और देखेंगे। अब ये भी प्रेजेंट के पार्ट का ही पार्ट है। प्रेजेंट को मैंने 2 तरीके से एक्सप्लेन किया है। यदि ये नहीं अगर के डू डज आ जाए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो भी आपको इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म करनी है, तो भी क्या करनी है, इज एम आर प्लस थर्ड, दोनों एक ही है ना, क्योंकि ये इसकी जगह रिप्लेस कर रहा है ना। तो ये इस तरह से होगा। अगर नोट लगेगा तो यहाँ लगेगा, मैंने आपको बता भी रखा है कि नोट हमेशा मेन वर्ब के पहले लगता है तो यहाँ लगेगा, नोट तो जहाँ आएगा वहाँ आपके लगता रहेगा। ये सब चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। आगे हम पढ़ते हैं। अब देखिए ये टेंस प्रेजेंट का 2 नंबर टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। इज एम आर प्लस फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है आईएनजी। क्या होता है आईएनजी? अगर आईएनजी आती है तो इज एम आर को तो हम इज एम आर करेंगे, इसमें से आईएनजी हटाएंगे और बी के साथ जोड़ेंगे तो बीइंग। ऐसा क्यों करेंगे? ध्यान दें, क्योंकि ये जो सेंटेंस आएगा ना उस सेंटेंस का अर्थ होगा कंटिन्यू। क्या होगा? उस सेंटेंस में काम जारी रहने की भावना होगी। अगर हम यहाँ ये आईएनजी नहीं लिखते हैं तो ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे, तो फिर टेंस क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। ध्यान से देखिए, हमें टेंस के सेंटेंस के मीनिंग को चेंज नहीं करना है, हमने अपनी सिर्फ भावनाओं को एक्सप्रेस करने का तरीका चेंज करना है। अगर आईएनजी आई है तो आप आईएनजी रखेंगे। अब आईएनजी कहाँ रखेंगे? आप लगाएंगे बी, बी के साथ आईएनजी। क्यों लगाएंगे बी? क्योंकि आईएनजी हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ लगती है। और हम क्या करेंगे, जब हमारे फर्स्ट फॉर्म है नहीं, तो मैंने बताया था बी एक पॉकेट वर्ब है। बी एक क्या है? पॉकेट वर्ब। इसका मतलब है कि जहां भी कॉम्बिनेशन सेट नहीं हो रहा वहां बी या बीन, बी या बीन रख देते हैं, कॉम्बिनेशन सेट हो जाता है। तो ये यहाँ पे है। अब आईएनजी, अब इसमें से जब मैंने आईएनजी निकाल ली तो यहाँ मैंने क्या था, आईएनजी हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लगती है, इसमें आईएनजी निकाल ली तो यहाँ क्या बच गई? फर्स्ट फॉर्म। अब इस फर्स्ट फॉर्म को हमने क्या कर दिया? थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या बन जाएगा? इज एम आर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। ये कॉन्टिन्यूस टेंस है क्योंकि इसमें आईएनजी आया है। जब इसमें आईएनजी आएगा तो इसमें भी आईएनजी आएगा। आपको समझ में आया होगा। आई थिंक ये सब चीजें आपको क्लियर हो रही होगी। थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ, कुछ चीज ज्यादा लिख दी होगी। यस, आगे देखते हैं। यस, हाँ, आगे वाला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये प्रेजेंट का 3 नंबर पार्ट है, ध्यान से पढ़िए। ये प्रेजेंट का 3 नंबर पार्ट है। हैव, हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अब वो इसमें मैंने कहा कि पहले से थर्ड फॉर्म आती है, वो अब एक्टिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म आ रखी है। ध्यान से देखिए, तो हम क्या करेंगे? जब एक्टिव वॉइस में ही थर्ड फॉर्म आ गई तो हम क्या करेंगे? हैज, हैव, बीन, हम अपनी तरफ से बीन लगाएंगे। अब आप बीन के बारे में कंफ्यूज नहीं हुई, आप ये कह दोगे कि सर हैज, हैव, बीन तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का था। नहीं, तब था जब यहाँ पर फोर्थ फॉर्म आ रही थी। अब यहाँ फोर्थ फॉर्म नहीं, यहाँ थर्ड फॉर्म है। हैज, हैव, बीन प्लस थर्ड फॉर्म आती है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा।
प्रेजेंट परफेक्ट की वो वॉइस मानी जाएगी, प्रेजेंट परफेक्ट की वॉइस मानी जाएगी। इस बात को आप समझें। एक दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ। प्रेजेंट का एक नंबर हमेशा प्रेजेंट के 2 नंबर में कन्वर्ट होगा। प्रेजेंट का एक नंबर में को कन्वर्ट करने के लिए प्रेजेंट के 2 नंबर की हेल्पिंग वर्ब यूज में आएगी। देखो, है ना, प्रेजेंट के 2 नंबर की हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि मेन वर्ब तो सभी में थर्ड फॉर्म है। देखो यहाँ भी थर्ड फॉर्म है, यहाँ भी थर्ड फॉर्म है, तो मेन वर्ब बहुत याद ही रखना है, वो इट मीन्स थर्ड फॉर्म है ना। वो प्रेजेंट का 2 नंबर में प्रेजेंट के 2 नंबर की हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्रेजेंट के 3 में प्रेजेंट के 4 का पार्ट ऐड हो जाएगा। इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएगा। आई थिंक ये सब चीजें आपको समझ में आई होगी। आगे हम और पढ़ते हैं। ये कुछ चीजें हैं। फिफ्थ फॉर्म का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म के साथ जब एस या ई एस लग जाता है, जैसे गो से गोज बना, डू से डज बना, टीच से टीचेज बना, वो से वोसेज बना, है ना, प्ले से प्लेज बना। जब भी वर्ब में एस या ई एस ऐड हो जाता है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहलाती है। फोर्थ फॉर्म का मतलब है कि जब मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ जाती है, किसमें, फर्स्ट फॉर्म में। जब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ जाएगी तो वो फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। तो ये आपको समझ में आएगा। गो से गोइंग बन जाता है, रन से रनिंग बन जाता है। ये सब इसी का कंसेप्ट है। आई थिंक आपको प्रेजेंट का पार्ट समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। टू ट्रांसफर एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस वी हैव टू मेक सम चेंजेस अकॉर्डिंग टू टेंस। जैसे अब हम पास्ट टेंस में चेंजेस करेंगे। प्रेजेंट का हमने सीख लिया है, प्रेजेंट के 3 पार्ट का ही होगा। अब पास्ट के 3 पार्ट का। अब ये देखना है, प्रेजेंट अगर समझ में आया तो आपको पास्ट भी आएगा। जिस तरीके से प्रेजेंट को किया गया था वैसे पास्ट को करना। जैसे प्रेजेंट सिंपल को हमने उसके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्प में वो काम ली थी, वही अब यहाँ होगा। पास्ट सिंपल में पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्प में वो काम में लेंगे। जैसा वो था 1 में 2, 2 में 2, 2 में 3 में 4, वही यहाँ कंसेप्ट होगा। देखते हैं। अब ये मैंने दिया है, यदि फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म आ जाए, ये ध्यान रखना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म ओनली और ओनली पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही आएगी। तो आपको वोज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म करनी है। इस कंसेप्ट को प्रेजेंट के साथ में ऐड कीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने की जगह हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब काम में ली थी, तो पास्ट इंडेफिनिट में हम पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब काम में लेंगे। ध्यान दें, ये चीज कॉमन है, ये सभी में कॉमन आएगी, है ना। अब ये भी पास्ट का 1 नंबर है, ये भी पास्ट का 1 नंबर है। इस बात को थोड़ा गौर से देखें, है ना। तो डिड नोड प्लस फर्स्ट फॉर्म है, तो वोज वर्ब प्लस नोड प्लस फर्स्ट फॉर्म, वो वही वैसे आया था। वहाँ डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म आई थी, तो हमने क्या कर इज एम प्लस थर्ड फॉर्म कर दिया था, है ना। तो यहाँ पास्ट आ गया डिड, तो वोज वर्ब कर देंगे। तो आई थिंक ये आपको समझ में आएगा। पास्ट टेंस तभी लर्न होगा जब आप इसे प्रेजेंट को ढंग से समझोगे। आगे देखते हैं। अब ये पास्ट का 2 नंबर है, इज वहां आया था इज एम आर प्लस आई एन जी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वोज वर्ब प्लस आई एन जी। तो क्या करेंगे, वोज वर्ब प्लस बीइंग, क्या कर देंगे, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी क्यों लगाया, क्योंकि हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, तो बी एक फर्स्ट फॉर्म है, इसमें हम आईएनजी लगा देंगे। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। ये पास्ट परफेक्ट टेंस मैंने बताया, पास्ट परफेक्ट आता है तो पास्ट का चौथा पार्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो आप क्या करेंगे, हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म। अब यहाँ सोचिए, आपने टेंस में पढ़ा था हैड बीन के साथ में आईएनजी, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आईएनजी आ रही थी, लेकिन यहाँ थर्ड फॉर्म आ रही है, तो आप बीन को देख करके ये मत कह दीजिए कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। नहीं, कॉन्टिन्यूस तब होगा जब आईएनजी जुड़ेगी, यहाँ थर्ड फॉर्म है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है, हैड बीन। तो आपको ये देखना है कि जब भी मेन वर्ब में आईएनजी आएगी तो आपको बीइंग लगाना है। क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। और जब भी एक्टिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आ जाए, ध्यान दें, एक्टिव वॉइस में अगर थर्ड फॉर्म पहले से आई हुई हो तो आपको बीन लगाना है। इन बातों को समझिए, इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। जब भी एक्टिव वॉइस में ऑलरेडी थर्ड फॉर्म आ जाए, हैज के साथ में आएगी, हेड के साथ में, और इसके अलावा कहीं नहीं आएगी, तो आपको बीन लगाना है। और जब एक्टिव वॉइस में आईएनजी आ जाए तो पैसिव वॉइस में बीइंग लगाना है। मेन वर्ब तो थर्ड फॉर्म होगी, उसमें तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है। आई थिंक ये समझ में आया होगा। आगे और देखते हैं, फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। टू ट्रांसफर एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस वी हैव टू मेक सम चेंजेस रिगार्डिंग टेंसेस। टेंस के रिगार्डिंग हम कुछ चेंज करेंगे। तो फ्यूचर टेंस में ये देखते हैं, अगर विल आए, शैल आए, कैन आए, मे आए, वुड आए, शुड आए, कुड आए, माइट आए, मस्ट आए, ought टू आए, यूज टू आए, नीड आए, डियर आए प्लस फर्स्ट वन। ध्यान देना है आपको, मॉडल वर्ब जब भी आ जाए, ये वर्ड जब भी आ जाए, टेंस नहीं, वॉइस नहीं, कोई भी ग्रामर का टॉपिक आ जाए, आप कहीं भी जाकर के पढ़े, अमेरिका पढ़े, पाकिस्तान पढ़े, दिल्ली पढ़े, चाइना पढ़े, ऑस्ट्रेलिया में पढ़े, ब्रिटेन में पढ़े, कहीं पढ़े, ये वर्ब जब भी आएगी इनके साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ध्यान देना है। अब ये आता है तो इनको ऐसा कैसा लिखना है, इनको ऐसा का ऐसा लिखना है। और हमें क्या करना है, जैसे विल आए तो विल लिखेंगे, शैल आए तो शैल लिखेंगे, कैन आए तो कैन लिखेंगे, मे आए तो मे लिखेंगे, वुड आए तो वुड लिखेंगे, शुड आए तो शुड लिखेंगे,
कुड है तो कुड लिखेंगे, माइट है तो माइट लिखेंगे, मस्ट है तो मस्ट लिखेंगे, आउट टू है तो आउट टू लिखेंगे, यूज टू है तो यूज टू लिखेंगे, है ना, नीड है तो नीड लिखेंगे, डे है डे लिखेंगे। आपको अपनी तरफ से बी लगाना है, क्या लगाना है, बी लगाना है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये तो पैसिव वॉइस का कंसेप्ट है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ जाएगा कि बी क्यों लगाएंगे, ये समझिए, क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। क्या आती है, थर्ड फॉर्म नहीं, मॉडल वर्ब के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और पैसिव वॉइस में हमें क्या करना है, थर्ड फॉर्म करना है। तो मैंने क्या कहा, बी एक पॉकेट वर्ब है, तो ये जब आएगा इनके बाद में फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, तो बी को हमने फर्स्ट फॉर्म के रूप में रखा, तो इनकी संतुष्टि होगी कि हम अपने रूल में सही है ना, और फिर हमने अपने मीनिंग को सेटिस्फाई करने के लिए थर्ड फॉर्म यूज कर ली। बी से भी इसीलिए आया है कि फर्स्ट फॉर्म हो, मॉडल वर्ब के बाद में क्या हो, फर्स्ट फॉर्म हो, इनके बाद में फर्स्ट फॉर्म हो। जब इनके बाद में फर्स्ट फॉर्म की रिक्वायर्ड रहेगी तो हम क्या करेंगे, बी लगाएंगे, और पैसिव वॉइस के लिए हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब एक कंसेप्ट और देखिए, जो मैंने यहाँ लिखा है, ये करिए यहाँ, ये कि ये यहाँ, एक चीज मैंने नई ऐड कर दी है। मैंने क्या कर दिया है, यहाँ डेर ये हैव यूज कर दिया, और जब भी हैव आएगा तो थर्ड फॉर्म आएगी, हैव जब भी आएगा थर्ड फॉर्म आएगी। अब देखिए, आप ये कह दो कि सर इनके बाद में थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी। हाँ, ये हैव फर्स्ट फॉर्म है, ध्यान दें, हैव मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हैड थर्ड फॉर्म है, हैड थर्ड फॉर्म, हैड ही सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ हैव इसलिए, अब यहाँ हैज क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हैज मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मानी जाती है, हैव फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ हैव लिखा, क्योंकि ये कहते हैं कि हमारी बात में फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। अगर हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, हैव का यूज करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, परफेक्शन शो करना है। ये फ्यूचर में परफेक्शन शो करने के लिए काम में आते हैं। फ्यूचर में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ा था, वहां से आ रहा था, ये फ्यूचर परफेक्ट का पार्ट है ना। हैव आ गया, हैव के बाद थर्ड फॉर्म, और जब ऑलरेडी एक्टिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है, तो मैंने क्या था कि ऑलरेडी एक्टिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आ जाए तो आपको अपनी तरफ से बीन ऐड करना है, बस इतनी सा कंसेप्ट है। आपको अपनी तरफ से बीन ऐड करना है और कुछ ऐड नहीं करना है ना। बाकी जो जैसा आएगा वैसा का वैसा लिखेंगे, आपको अपनी तरफ से बीन ऐड कर देंगे। हैव तो था ही, बीन लिख दिया, और वर्ब की तरफ हम आ गई। आई थिंक ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। तो तीनों टेंसेज के तीन मैंने अलग अलग फॉर्मूले सिखाए हैं आपको, वो काफ़ी अच्छे तरीके से सिखाए हैं। आई थिंक आपको ये सब चीज़ें समझ में आएगी, इन्हें अच्छी तरह से देखें समझें, तभी आपको समझ में आ पाएंगे। आई थिंक ये सब चीज़ें आपको अच्छी लगी होगी। आगे देखते हैं, एक नया कंसेप्ट इसका ये है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करते हैं, इसमें टेंस चेंज नहीं करना। अब मैं कुछ और बात बोल रहा हूँ आपको, ये क्या टेंस हमने चेंज किए, हमने टेंस चेंज नहीं किए, टेंस के पार्ट चेंज किए। हमने प्रेजेंट को पास्ट में लेके जाना है, ध्यान से सुनिए। आपको एक चीज कंफ्यूज कर सकती है, आप नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पढ़ते हैं और वॉइस भी पढ़ते हैं, दोनों में टेंस की टेबल आती है, दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी टेबल कहाँ काम में आएगी। ध्यान दें, एक्टिव वॉइस में कभी टेंस चेंज नहीं होगा। टेंस चेंज का मतलब है कि पास्ट को प्रेजेंट, प्रेजेंट को पास्ट नहीं करेंगे। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट रहेगा, पास्ट है तो पास्ट रहेगा, फ्यूचर है तो फ्यूचर रहेगा। हम टेंस के पार्ट आपस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट के को प्रेजेंट के टू में, प्रेजेंट के टू को प्रेजेंट के टू में, प्रेजेंट के थ्री को प्रेजेंट के फोर में। ये नहीं है कि प्रेजेंट को पास्ट में ले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। और विशेषता क्या होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यदि बात करूं मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, तो वहां क्या होगा, वहां टेंस चेंज होगा, मेन वर्ब चेंज नहीं होगी, मेन वर्ब जो आएगी वही रहेगी, लेकिन टेंस चेंज होगा, प्रेजेंट को पास्ट में लेके जाना ही पड़ेगा। तो ये कंसेप्ट होगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड के बीच में शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।